अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा के साथ। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा एक आउटस्पोकिंग और इंटरनेशनल अफेयर्स की माहिर, एक प्रोफेसर, एक इंटेलेक्चुअल, इंटरनेशनल अफेयर्स को एनालाइज करने में और एंटिसिपेट करने में अपनी मिसाल आप हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत आने के बाद इंटरनेशनल सिनेरियो में, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी को लेके, इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें कितना असरअंदाज हो रहा है, उसमें इमरान खान की अपनी इंट्रिंसिक वर्थ कितना कारआमद साबित हो रही है और पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज किस तरफ डेवलप हो रहा है, यही हम डॉक्टर साहिबा से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहिबा, इमरान खान के बाद आप क्या देखती हैं पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी? पहले बड़ा ऑब्सक्योर सा होता था, कभी हम अमेरिका की तरफ जा रहे होते थे, कभी हम चाइना की तरफ जा रहे होते थे, तो ये थोड़ा सा एक वाजे नहीं हो गया कि हम एक कैंप में वाजे तौर पे चले गए चाइना की तरफ या रशिया की तरफ? नहीं, देखें, इस वक्त सूरत हाल कुछ ज़्यादा जो है एक लिहाज से बेहतर भी है और एक लिहाज से गंभीर भी है, क्योंकि एक तरफ तो आपके पास आपके रवायती जो हलीफ हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि पाकिस्तान, रूस, चीन, ये ममालिक जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान की एक तरह से आप कह सकते हैं फहरिस्त में। और दूसरी तरफ आपको, जैसे अभी आपने पुलवामा में देखा, आपको पहली दफ़ा जो लोग आपके रवायती तौर के ऊपर दोस्त थे उसकी बनस्बत अब आपके पास एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ आपको पहले सामना नहीं था, जहाँ पुलवामा में बरतानिया ने आपके ख़िलाफ़ जो है एक रेजोल्यूशन पास करवाई हिंदुस्तान की इमाम के ऊपर। इसी तरह इस वक्त फ्रांस और अमेरिका जो आपको दूसरे कैंप में नज़र आते हुए दिखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इमरान खान के आने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की एक कोशिश ज़रूर की गई है। ये कितनी हद तक कामयाब होगी ये अभी वाज़े नहीं है, क्योंकि जब तक कि आपके माशी जो मसाइल हैं उसमें आप ये वाज़े तौर पर नहीं देखते कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है या आपके ख़िलाफ़, आप इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकेंगे। और कितनी हद तक हम इसको नेविगेट कर सकेंगे ये शायद हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आप चाहते हैं कि पाकिस्तान चीन राहदारी के ऊपर आप काम करें, दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान चीन राहदारी पे काम करते हैं और BRI का हिस्सा बनते हैं तो फिर जो बैनुल-अक़वामी माशी मंडियाँ हैं जिसकी इस वक्त सरबराही अमेरिका कर रहा है उसके अंदर भी आपको थोड़ी सी तगदो करनी पड़ेगी। तो ये वो एक मुश्किल वक्त है जिस वक्त आपने इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करना है। सिर्फ बेहतर चीज़ ये है कि इस वक्त आपके पास तमाम ममालिक जिसमें बाशमूल अमेरिका इस वक्त वो सुनने के लिए ज़रूर तैयार है। आप कितनी हद तक इसको दो तरफ़ा ताल्लुकात तक लेके जाते हैं ये हमारी कामयाबी होगी, जो अभी तक वाज़ेह नहीं है। लेकिन आप नहीं समझती कि इस वक्त अगर हम देखें जो हार्डकोर पॉलिटिक्स है वो इकॉनमी के गिर्द घूम रही है, इकॉनमी की जंग है, और फिर अमेरिका जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से पीछे जा रहा है और CPEC और वन बेल्ट वन रोड उसको रिप्लेस कर रहा है। तो इस सारे पूरे रीजन में चाइना की अहमियत पाकिस्तान के लिए बढ़ जाती है और पाकिस्तान की चाइना के लिए, इन दोनों के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। तो कैसे अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि पाकिस्तान चाइना के कैंप में चला जाए? देखिए, आप ये बात मत भूलें कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही माशी ऑर्डर है। सच जंग के ख़त्म होने के बाद आपके पास 2 माशी ऑर्डर्स नहीं हैं। ठीक, ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े कारोबारी दोस्त हैं और लिंक्ड है। ठीक, तो एक दूसरे मतलब सबसे ज़्यादा जो कारोबार है वो अमेरिका और चीन के माबैन है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त मसला पाकिस्तान और अमेरिका और चीन का नहीं है। हमारा मसला इस वक्त ये है कि जब तक हम समुद्री माशी राहदारी के अंदर हिस्सेदार नहीं बनते तो ये दोनों ममालिक आपके मुल्क के अंदर करते रहेंगे, प्रॉक्सीज करते रहेंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी माशी तरक्की के लिए अपनी माशी तरजीहात को वाज़े करें, अमेरिका के साथ भी और चीन के साथ भी, क्योंकि आपने नेगोशिएट नहीं किया। जैसे CPEC है, उसमें आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो भी फेज़ शुरू होने वाला है, क्योंकि पहला फेज़ तो था जो आपने सड़कें बनानी थी, आपने जो है राहदारी को मुंसलिक करना था, वो आपने कर लिया। 90% आपने कर लिया, कुछ जगह पे 70% कर लिया, और ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब असल चीज़ ये है कि अब आपने किस तरह इनको अपनी मंडियों को, चीन की मंडियों को और बैनुल-अक़वामी मंडियों को एक दूसरे के साथ मिलाना है, और उसमें आपकी क्या हिस्सेदारी होगी, आपकी तरजीहात क्या होंगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपको हार्डकोर नेगोशिएशंस की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इनको नेगोशिएट नहीं करते हैं तब तक कोई आपको माशी तौर पे हिस्सेदार नहीं बनाएगा। सिक्योरिटी के हिस्सेदार लोग आपको बना सकते हैं, सिक्योरिटी में उनका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन जब आप माशी तौर पे हिस्सेदारी मांगते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक फ़ाल टीम हो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी जो अंदरूनी तरजीहात हैं वो वाज़ेह हों, और उसके बाद उन तरजीहात के बाद आपको ये पता हो कि आपने इन दोनों से क्या मांगना है। आपने क्या अमेरिका से सिर्फ़ और सिर्फ कोटा मांगना है, या आपने बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन के अंदर हिस्सेदारी मांगनी है, या
आप चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जैसे हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि हमारी जो आइंदा आने वाली नस्ल है, आइंदा आने वाली नस्ल के लिए हम क्या चाहते हैं? क्या हम उनके लिए कोई एक ऐसी इंडस्ट्री चाहते हैं, जैसे अब आपकी इंडस्ट्री है सारी की सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, आपकी साइबर जो साइबर सिक्योरिटी नहीं, आपकी जो साइबर केबल्स हैं दुनिया की, वो इस वक्त पाकिस्तान से गुजरेंगी, जो आपको रूस के साथ भी मुंसलिक करेंगी, मशरक़ वस्ता के साथ भी करेंगी, अफ्रीका के साथ भी करेंगी, अमेरिका के साथ भी और एशिया पैसिफिक के साथ, यूरोप सारा। लेकिन आपने अपने लोगों को ये तरबियत देनी है कि वो इस इंडस्ट्री से मल्टी मिलियन डॉलर्स कैसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूरोप में बैठा हुआ एक नौजवान उसको ये जो है सलाहियत हासिल हो। अब ये जो तमाम चीज़ें, इसमें आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है, इसमें बैनुल-अक़वामी जो इंडस्ट्री है उसके साथ आपको मुंसलिक करना है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपने अपनी तरजीहात को वाज़े करना है। तो नॉन ट्रेडिशनल आपकी जो इंडस्ट्री है आपने उसको डेवलप करना है, क्योंकि आपने नए ज़माने की इंडस्ट्री डेवलप करनी है। जाहिर है जो जिस तरह के तकाज़े उस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात और बताइए, इमरान खान की टीम पिछली टीम की निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो आप समझते हैं कि इफेक्टिवली चीज़ों को इंटरनेशनल सिनेरियो में या उस लॉबी में पुट कर रही है या सक्सेसफुली? मेरे ख्याल से ये बहुत कबल वक्त है। उनके पास वो तजर्बा मौजूद नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को सियासी वजूहात को एक तरफ रख के, बालाए ताक रखते हुए, जो लोग भी आपके पास मौजूद हैं, चाहे वो पुरानी टीम से हैं या नई टीम से हैं, आपको एक कौमी टीम की ज़रूरत है इस वक्त, जो पाकिस्तान की तरजीहात पे, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए इन के अंदर इन तमाम जो बैनुल-अक़वामी ताकतें इनसे नेगोशिएट कर सकें। ये मसला इमरान खान या नवाज़ शरीफ या आर्मी का नहीं है, ये मसला आपकी तरजीहात का है, आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। और इसमें जो लोग आपके पास बेहतर मौजूद हैं, चाहे वो पुरानी टीम से हैं या नई टीम से हैं, आपको उस बुनियादों के ऊपर, कौमी तरजीहात की बुनियादों के ऊपर आपको जो है ये टीम जो है तरतीब देनी पड़ेगी। अगर आप ये तरतीब नहीं देते हैं और सियासत की बुनियाद के ऊपर या अपनी तरजीहात की बुनियाद के ऊपर, या ज़ाती कन्फ्लिक्ट के ऊपर, देखिए आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन इस वक्त आपके मुल्क को एक ख़ास नेगोशिएशंस, एक ख़ास तरजीह और एक ख़ास टीम की ज़रूरत है, जो इन बैनुल-अक़वामी अदारों, चाहे वो IMF है, चाहे वो CPEC में एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाहे वो ब्रिक्स जो भी है, ये एक बहुत बड़े बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं। तमाम रियासतें इस वक्त अपनी तरजीहात, अपनी अदारों की तरफ देख रही हैं, अदारों की तरफ देख नहीं है, उनसे नेगोशिएट कर रही हैं। बिल्कुल। अगर आप अभी इस वक्त अपनी वीकेस्ट टीम को नेगोशिएट करवाएंगे और आपस में आप इस बात पे वाज़े नहीं होंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो देखें आपकी जो तकरीबन 200 मिलियन से ज़्यादा जो आबादी है, आप उनके लिए किस किस्म का मुस्तकबिल जो है, इसलिए कौन सा पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं? इस वक्त मसला इमरान खान, नवाज शरीफ या बाकी फोर्सेस का नहीं है। इस वक्त आपकी तरजीहात पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए और उसके लिए द बेस्ट मैन, द बेस्ट टीम जो आप करते हैं उसको आप आगे लेके जाएं और इन फोरम्स के साथ आप नेगोशिएट करें ताकि आप कुछ कर सकें। अच्छा, एक पर्सनली कितना इफेक्ट होता है एक लीडरशिप का इमरान खान वर्सेस अगर हम नवाज शरीफ बात करें, तो एक लीडर की अपनी भी एक उसका एक इम्प्रेशन होता है, उसका एक फैक्टर होता है, तो इमरान खान को किस कहाँ आप रेट करते हैं? देखिए हर एक की एक एक स्ट्रेंथ है। इमरान खान के पास स्ट्रेंथ है वेस्ट की, सही, अमेरिका की, बरतानिया की, ये और मतलब इस किस्म के ममालिक में उनकी ज़्यादा उनकी से नहीं है, उनको पेज़राई हासिल है, लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं। नवाज शरीफ के पास ज़्यादातर पेज़राई है मशरिक़ वस्ता में। देखिए इंडिया तो आपकी इस खेल में आता ही नहीं, क्योंकि इंडिया तो इस वक्त अमेरिका का एक साथी है और अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक साथी है। सो अमेरिका के साथ जो तमाम तर प्रेशर है, जो आप पे प्रेशर आता है कि आप हिंदुस्तान से तजारत करें, वो दरअसल इंडिया का प्रेशर नहीं है, वो अमेरिका का प्रेशर है, जिसमें वो चाहते हैं कि आप अपनी माशी मंडियाँ इंडिया के लिए खोल दें, MFN स्टेटस खोल दें। इंडिया लेकिन पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, CPEC में नहीं आ रहा है, इंडिया वन बेल्ट वन रोड में नहीं आ रहा। देखिए इंडिया कैसे ज्वाइन कर सकता है जब वो माशी तौर के ऊपर आपके एक हरीफ के तौर पे खड़ा हुआ है और वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है इसके ऊपर। दूसरी तरफ इंडिया रशिया के साथ भी तो एंगेजमेंट्स कर रहा है। देखिए एंगेजमेंट करना एक और बात है, लेकिन जब आप राहदारी को देखते हैं जो बैनुल-अक़वामी माशी मुस्तक़बिल को तब्दील कर देगी और उसमें आपने अपना साथी जो है अमेरिका को चूज़ कर लिया है, तो आप ये कैसे चाहेंगे? अमेरिका ये तो मुमकिन नहीं करने देगा हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान दोनों तरफ चले, क्योंकि अमेरिका की एक ख़ास नुक्ता नज़र है। आपके भी मसाइल इस वक्त क्यों हैं? आपके मसाइल इसलिए इस वक्त हैं क्योंकि ना आप अमेरिकन कैंप में उस तरह मौजूद हैं, ना आप चीनी कैंप में उस तरह मौजूद हैं। चीन में तो है, इमरान खान सब चीन जा रहे हैं, वहाँ रशिया के साथ एंगेजमेंट्स हुई है, लेकिन आपने उस कैंप के अंदर कुछ चीज़ें आपको चाहिए जो आपने वो वाजे करनी। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए खुलती हैं, हर जो गवर्नमेंट है आपके लिए कुछ चीज़ें खोलती है, लेकिन आप उस चीज़ों को किस तरह बैलेंस करते हैं वो आपकी कौमी तरजीहात की बुनियाद पे होते हैं। हमारा मसला कौमी तरजीहात के अंदर उसकी वजाहत ना करना, उसको सियासत के ऊपर घुमाना
और उसके ऊपर मफरूज़ों के ऊपर काम करना। देखिए, मफरूज़ों से ना आप माशी तौर पर इस्तेकाम हासिल कर सकते हैं, ना आपकी आइंदा आने वाली नस्लें। तो इसलिए इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है बहैसियत कौम, बहैसियत लीडरशिप, और इन चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के लिए, मुस्तकबिल के लिए, लोगों की आवाम की तरजीहात के मुताबिक ये फ़ैसले करने होंगे। वरना आपको IMF आपकी इन्फ्लेशन रेट 200% के ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि उनके पास एक ही हल है हर चीज़ का, इन्फ्लेशन। क्योंकि वो नहीं चाहते, वो कहते हैं इन्फ्लेशन करें, बजटरी रिफ्रेन करें, आप टैक्स रिफॉर्म करें, आप इस तरह की चीज़ें करें, लेकिन आपने माशरे को भी साथ लेके चलना है। तो कुछ अंदरूनी आपने फैसले करने हैं, कुछ बैरूनी। लेकिन इस वक्त आपकी टीम जो है, इमरान खान की ज़्यादा तवज्जो आप ये कहती हैं कि डोमेस्टिक अफेयर्स की तरफ है, उनको उस इंटरनेशनल फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत है, उसको भी प्रायोरिटी में लाने की ज़रूरत है। देखिए, नहीं, डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर भी आपने कुछ चीज़ें करनी हैं। देखिए, एक बात होती है, हमारा पाकिस्तान का मसला ये कि इस वक्त आपके पास जमहूरियत में इतना वक्त नहीं गुजरा जितना बाकी रियासतों के पास रहा है। सो हमारे यहाँ एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि जमहूरियत उस तरह पनप नहीं सकी, अभी तक इवॉल्व नहीं हुई। इट इज़ नॉट इवॉल्व। हमारा कॉन्सेप्ट जमहूरियत का कबल अस इलेक्शन है। हम मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर जमहूरियत समझते हैं, लेकिन सारी दुनिया में जमहूरियत गवर्नेंस है कि आप तक कितनी चीज़ों की रसाई हुई, आवाम तक कितने उनके मसाइल हल हुए, आपकी माशी मुस्तकबिल में, आपके सियासी मुस्तकबिल में, आपकी सिक्योरिटी के मुस्तकबिल में कितने इक़दाम किए गए। अब ये नहीं कि ये काम हो नहीं रहे हैं, हो ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो क्या सलाहियत से या उस आपकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़्यादा हैं, जो आपकी डिलीवरी रेट है वो बहुत कम है। और दूसरी बात ये है कि आपने इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया। आपके सियासतदान बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे मफरूज़ों पर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन जब आपने वो चीज़ें करनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक मतलब एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि महज बयानियों से आप वो मसाइल हल कर सकें जो बहुत दरीना है और जिनके लिए एक असरे नौ से आप एक लिहाज से कह सकते हैं आपको नज़रसानी करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस वक्त रशिया के सदर की पाकिस्तान आने की भी बातें हो रही हैं, आप क्या समझती हैं कि बैकडोर कोई ऐसी बात चल रही है, या कितना इंपॉर्टेंट अगर पुतिन पाकिस्तान आते हैं? इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस कोल्ड वार कि हम उस कैंप में नहीं गए। पाकिस्तान आते हैं तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी, लेकिन ये महज अगर पुतिन पाकिस्तान अगर सीरिया जा सकते हैं, अगर टर्की जा सकते हैं, तो एंगेजमेंट्स का क्या मसला है? देखिए, मसला एंगेजमेंट का नहीं है। व्हाई नॉट पाकिस्तान? क्योंकि आपने उनका मुल्क तोड़ा था। ये तो मैंने बोला, पुरानी बात हो गई, अब तो सब दोस्ती हो गई है, मशकें शुरू हैं, अभी तो मशकें ज़रूर शुरू हैं, लेकिन जब आप एक इस तरह के किसी लीडर को लेके आते हैं, मूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप ज़रूरत की तरफ चलते हैं तो आपको, मैंने जैसे आपको कहा कि इस वक्त दुनिया में माशी जंग चल रही है, ठीक। सो जियो इकनॉमिक्स का दौर है। जब जियो इकनॉमिक्स का दौर है तो हमें भी रूस से कुछ चीज़ें चाहिए। हमें क्या चीज़ चाहिए? हम चाहते हैं कि हम उनकी एनर्जी उनकी एनर्जी की राहदारी में हिस्सेदार बने। मतलब आप कुछ ऐसे माहिदे करें जिससे आपकी टेक्नोलॉजी, आपके लोग, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो। आपके लिए मशरक़े वस्ता से लेके सेंट्रल एशिया तक की जो मार्केट है वो खुले। अगर वो मार्केट खुलती है तो आपके लिए एक्सेस है, आपके लोगों के लिए एक्सेस है, आपकी मईशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरत है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं। फिर काउंटर टेररिज्म में आपकी कॉपरेशन की ज़रूरत है, अफगानिस्तान के लिए आपको एक दूसरे की ज़रूरत है, मंशियात के ख़िलाफ़ काम करने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं। लेकिन अभी तक जो आपने फ्रेमवर्क ऑफ ऑपरेशंस है उसको आगे नहीं, तरतीब ज़रूर दी है। आप तकरीबन 18 राउंड्स कर चुके हैं पाकिस्तान रूस के दरमियान, लेकिन उन 18 राउंड्स में क्या क्या डेवलपमेंट कुछ शेयर करेंगे? आपके पास जैसे मैंने कहा कि आपके पास आपने सकाफत पर बात की है, कुछ आपने टेक्नोलॉजी पे बात की है, कुछ तिजारत पे बात की है, पाइपलाइन की भी बात चल रही है, पाइपलाइन पे की है। लेकिन एक फ्रेमवर्क डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके पास रेलवे है, रेलवे के अंदर रूस जो है बहुत अच्छा, चाइना का ये भी कहा जा रहा है कि स्टील मिल के लिए रूस इंटरेस्टेड है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। तो उसकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस क्या होगी पाकिस्तान के लिए अगर रशिया अगर पाकिस्तान और रशिया एंगेज करता है? तो आप एक लिहाज से कह सकते हैं कि आपके पास इकोनॉमिकली आपके लिए एक पूरी दुनिया खुल जाएगी। इमरान खान के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होगा रशिया को एंगेज करना या पुतिन को एंगेज करना? तो नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पिछले बहुत सारी चीज़ें कामन है, हाँ, डेवलपमेंट मतलब 18 साल से काम हो रहा है तकरीबन। 2001 के बाद से आपने रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की। 2009 में आपने उसने जो है एक लिहाज से आप कह सकते हैं उसने जिद्दत पकड़ी। लेकिन सबसे बड़ी, जैसे मैंने आपसे कहा, मसला सिर्फ और सिर्फ रवाबत हासिल करना नहीं या किसी को बुलाना नहीं। मसला ये कि आप इन दोनों से क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर तो आप इन दोनों से कुछ हासिल कर सकते हैं फिर तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप ये दौरे सिर्फ फ़ोटो ऑप्स के लिए करते हैं
तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जब हम कोल्ड वार की हिस्ट्री देखते हैं तो हमें दो पावर्स जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नज़र आती हैं। तो पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में होता है थ्रू आउट, और पाकिस्तान की मदद से ही रशिया जो है उसकी फेडरेशन टूट जाती है। आप नहीं समझती कि इस वक्त अगर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय कर लेना है तो हमें किसी एक कैंप में जाना है? डेफिनेटली चाइना हमारे करीब है, चाइना के साथ हमारे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिंक मसला ये है कि आप, तो हमें कुछ चीज़ें वाज़ेह लेके चलनी चाहिए। मसला ये है कि आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप एक कैंप में रहें। आप हमेशा जो है एक कैंप की तरफ टिल्ट करेंगे और दूसरे कैंप के साथ आप रवावत रखेंगे। अगर आप जैसे आप भूल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वजह शोहरत है अमेरिका और चीन के माबैन ताल्लुकात, ठीक है। आपकी अगर आप ना होते तो शायद ये ताल्लुकात ना होते और आज चीन इतनी बड़ी ताकत ना होता, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। हमारा मसला ये है कि हम जब इन तमाम चीज़ों की तरफ चलते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों के अंदर उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते जो हमारी तरजीहात होनी चाहिए। हम अभी के लिए कुछ चीज़ें नेगोशिएट करना चाहते हैं, हम 200 मिलियन डॉलर की बात करते हैं, हम 2 बिलियन डॉलर की बात नहीं करते हैं, हम 20 बिलियन डॉलर की बात नहीं करते, हम अपने कर्जे माफ़ नहीं कराते। आपके अमेरिका के साथ 9/11 में आपने 17 साल ये 18 साल 19 साल ये जंग लड़ी, आपने अपने जो है कर्जे माफ़ नहीं करवाए। आज आप 3 बिलियन के लिए आपकी 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, ठीक, लेकिन आप जो चीज़ें मांग रहे हैं, जो बजटरी सपोर्ट के लिए चीज़ें मांग रहे हैं वो बहुत कम है। वो आपके लिए जो जवाब लेके आते हैं वो आपकी आवाम के लिए मुश्किल है। बिल्कुल। देखिए, इसलिए हमारा मसला इस वक्त ये है कि आपके पास मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स है, सलाहियत है या एहलियत ही नहीं है, क्या कहेंगे आप? आपके पास सलाहियत है, आपके पास एहलियत है, आपका मसला सिर्फ और सिर्फ फोकस का है। तरजीहात ये तय नहीं कर रहे, हम तरजीहात तय नहीं करते और तरजीहात जो है ज़ाती मफादात की बुनियाद के ऊपर घूमती हैं, कौमी मफादात, पर्सनल कन्फ्लिक्ट और जो है ना इंटरेस्ट। आप समझती हैं कि इस वक्त इंडिया इंटरनेशनल अफेयर्स में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे चला गया है? बहुत ज़्यादा तो इंडिया रशिया, देखिए रशिया को भी एंगेज कर रहा है, कहीं ईरान को भी एंगेज कर रहा है, ईरान आपके नायब पे था, अमेरिका को फुली उसने एंगेज किया हुआ है, तो वहाँ पाकिस्तान। देखिए, हर जो बैन अक़वामी एंगेजमेंट है वो आपकी दाखिली और निजी एंगेजमेंट के साथ मुंसलिक है कि आपकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, उसकी पॉलिसी। दूसरी चीज़ जो हमें याद रखने की बात है, जो बहुत अहम है, वो ये कि बैन अक़वामी ताकतें आपको एक ताकतवर हुकूमत नहीं दे सकती। ये एक बुनियादी मसला रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो आपकी लेजिटिमेसी है वो आपकी आवाम देती है, वो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द गवर्नमेंट देती है कि वो आप क्या करें लोगों के लिए। जब आप इस फोकस को चेंज कर लेते हैं तो आप खुद ब खुद वो तमाम फैसले तय करना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान ने बहुत सारे बैन अक़वामी फ़ैसले ज़रूर तय किए हैं, लेकिन जो अंदरूनी तौर पे, दाखिली तौर पे उनको वो फ़ैसले तय करने चाहिए थे, वो उन्होंने मोदी की हुकूमत में नहीं किए। हिंदुस्तान के GDP रेट जो है 9.5 तक जाना था, लेकिन इस वक्त वो तकरीबन 3.4 से लेकर 5.2 तक है, जो मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपने अंदरूनी तौर पे जो खलफशात पैदा किए, जो इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोदी ने किए, जो बाकी काम किया, जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ पॉलिसी इख्तियार की, इलाकाई तौर के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की दहशतगर्दी को प्रमोट देने वाली पॉलिसीज़ इख्तियार की, उससे उनको वो फ़ैसले, उनको वो चीज़ें हासिल नहीं हुई जो उन्होंने बैन अक़वामी दौरे, बैन अक़वामी रवाबत के ज़रिए वो हासिल करना चाहते थे। तो एक बैलेंस है। मसला ये नहीं है कि आप दुनिया के पास चले गए हैं आप, लेकिन आप दुनिया से क्या हासिल करके आए हैं, आपने दुनिया को क्या दिया। ये तमाम वो अहम फ़ैसले होते हैं, अहम चीज़ें होती हैं। और क्या इस वक्त हिंदुस्तान जैसे क्या तैयार है कि बैन अक़वामी ज़िम्मेदारी उठा सके? आपने तो बहुत बैन अक़वामी सिक्योरिटी ज़िम्मेदारी उठाई। आपने तो 75,000 बंदे जो हैं आपके जो है, नहीं, झोंक तो एक छोटा सा लफ्ज़ है। ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो शहीद हुए, जो इससे इफेक्ट हुए। आप मुझे ये बताएं, इकॉनमी को छोड़ें, जो लोग उनके साथ हैं, जो आपकी माशरे के ऊपर इफेक्ट आया, जो आपकी सोच के ऊपर, जो आपकी सोच के ऊपर आया, ये तमाम चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। तो इस वक्त आप एक बहुत अहम, बहुत ताकतवर रियासत हैं। आपका मसला ये है कि आप अपने आप को पहचानें। अगर आप अपने आप को पहचानेंगे तो आप दूसरों से भी वो तरजीहात हासिल कर सकेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन इसके लिए खलूस और सिंसेरिटी की ज़रूरत है। अच्छा, इससे पहले डॉक्टर साहिबा एक बड़ा मसला हमें पेश आता था जब हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते थे, तो ये कहते थे सिविल मिलिट्री रिलेशंस का मसला है, सिविल मिलिट्री क्लेश जो है वो तरजीहात को तय नहीं होने देता। अब तो एक बड़ा आइडियल सा रिलेशन नहीं है, इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता, इवन अफगानिस्तान में अगर परफॉर्म नहीं करता, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? इसका मतलब यही है कि हमें असर नौ देखना ज़रूरी है। हमें इस बात के ऊपर देखिए, होता ये है कि कभी आप एक दफ़ा किसी दौड़ में चल रहे होते हैं, कभी टाइम चेंज हो रहा है तो आपको उसी हिसाब से दौड़ में चल रहे हैं, तो आप अगर दौड़ में चल रहे हैं तो सिर्फ फिनिश लाइन पे पहुंचना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि ये देखना है कि आपने स्प्रिंट रन करनी है या आपने 400 मीटर। अगर आप 400 मीटर पे करना है तो आपने अपनी ताकत को
अपने अदारे को उसको महफूज रखना है। हमारा मसला ये है कि कभी कभी हम इतनी ज़्यादा ताकत चाहते हैं कि हम ये नहीं देखते कि हमने उसमें कौन से फैसला तय किया और किस तरह किया। तो स्प्रिंट शायद पाकिस्तान के लिए इस वक्त ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ चीज़ें करनी है और ये शुरुआत है, बेहतर चीज़ है, बेहतर की तरफ ज़रूर गए हैं, लेकिन अब जो बाकी आपके मसाइल हैं उसके लिए आपको संजीदगी से इस पर काम करना होगा और उस पर ये देखना होगा कि आपने इसको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ें कोई आपके लिए नहीं करेगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आप देखती हैं कि आगे फ्यूचर में सिविल मिलिट्री रिलेशन कोई किसी बदएतमादी का शिकार हो सकते हैं या ऐसे ही रहेगा, ये सही रहेगा? देखिए चेक एंड बैलेंस होता है, चेक एंड बैलेंस होता है, क्योंकि मसला ये है कि ज़ाहिर है किसी अदारे का किसी दूसरे अदारे के ख़िलाफ़ कोई ख़ास मोटिव नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि IMF से आप बेहतर तरजीहात हासिल करें, ये एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है, ये पूरी मुल्क के लिए। सो आपकी जो तरजीहात हैं, जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस की जो बुनियादी वजूहात रही हैं, वो हमेशा मुल्क की तरजीहात की बुनियाद के ऊपर रही हैं। अगर आप उन मुल्क की तरजीहात को बेहतर कर लेते हैं और उसके अंदर आप खलूस दिल के साथ और एक बेहतर टीम के साथ, और उसमें आपको अपनी ज़ात से बढ़कर फैसले करने होंगे, चाहे वो सियासी लीडर हैं चाहे वो मिलिट्री लीडर्स हैं, उसमें अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को छोड़कर मुल्क की तरजीहात की बुनियाद के ऊपर फैसले करने होंगे। अगर आप मुल्क की तरजीहात पे फैसले करेंगे तो आप गलत नहीं हो सकते, मुश्किल ज़रूर होगा लेकिन गलत फैसले नहीं होंगे। अगर हम 3-4 चीज़ों को तय कर लें, इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट में जिन चीज़ों की तरजीह होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारे अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन, फिर अफ़गानिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी का वहाँ होना, अफ़गानिस्तान में हमारी क्या एंगेजमेंट्स होनी चाहिए, मिडल ईस्ट में हमारी क्या एंगेजमेंट्स होनी चाहिए, इंडिया को क्या होनी चाहिए, और फिर आखिरी सवाल मैं ये करूँगा कि इंडिया का इलेक्शन पाकिस्तान को आगे फ्यूचर में कैसे इफेक्ट करेगा। फिलहाल आप ये बताइए कि अफ़गानिस्तान को लेकर इमरान खान की गवर्नमेंट कैसे? अफ़गानिस्तान तो आपके लिए एक सीधा खुली किताब और बंद किताब है। ये तो इतनी मुश्किल बात है। इसकी बात यह है कि आप खुली किताब इसलिए क्योंकि आप अफ़गानिस्तान को 30 साल से ज़्यादा अरसे से जानते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपने उसके ऊपर अपनी पॉलिसी को वाज़े कर ली है, आपकी तरजीहात वाज़े हैं। इमरान खान ने वाज़े कर दिया, नहीं, पाकिस्तान की तरजीहात वाज़े हैं, ये इमरान खान के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना नवाज शरीफ के साथ, ना किसी, पाकिस्तान की तरजीहात हैं। पाकिस्तान की तरजीहात ये हैं कि सबसे पहले आप नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन आपके ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो, इसके लिए आपके पास ना गुंजाइश है, ना हिम्मत है, और ना ही आप अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत ना हम अपना खून देना चाहते हैं, बहुत हो गया, ठीक है, चाहे जो उधर से तो हो रहा है ना। नहीं, तो हमें इस पे अपनी तरजीहात को वाज़े करना पड़ेगा। जो हम अमेरिका से बात करें, तालिबान से बात करते हैं, अमेरिका हुकूमत से बात करते हैं, अफगान हुकूमत से बात करें, तो हमने इस पर वाज़े एक स्टांस लेना है कि अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दाना कोई कार्रवाई हुई तो हम आपकी किसी चीज़ के हिस्सेदार नहीं हैं। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में किसी तरह माशी मुस्तक़बिल के अंदर अफ़गानिस्तान को इस्तेहकाम हासिल करें, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि इस बात को वाज़े ना किया जाए कि अफ़गानिस्तान का माशी मुस्तक़बिल उसकी बुनियाद क्या होगी। सारा इंडिया वहाँ अगर स्पॉन्सर कर रहा है, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया अफ़गानिस्तान को एंगेज कर रहा है, तो वहाँ फिर पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा। देखिए, तीसरी चीज़ ये कि वो अमेरिका वहाँ से इनखला चाहते हैं, अमेरिकन अपने अफवाज को इनखला चाहते हैं, अमेरिका अफ़गानिस्तान में इंडिया को रोल देना चाहता है। देखिए, बेशक रोल हम चाहते हैं कि वो रोल लें, हम चाहते हैं कि वो जाएँ जाके अफ़गानिस्तान में कोई बेहतर काम करें। अगर वो इंडिया बेहतर काम करेगा अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान करें ना, देखिए वो अफ़गान लोगों के लिए काम करें ना, अगर वो जाना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? इंडिया अफ़गानिस्तान में रोल लेके इंडिया से राका जो गठजोड़ होगा वो पाकिस्तान को फिर तो सारी यही मैं आपकी बात कर रही हूँ कि देखें, जब अगर आपने सिक्योरिटी तरजीहात से निकाल के आप उनको माशी तरजीहात की तरफ लेके जाते हैं, ये आपकी नेगोशिएटिंग टीम की कामयाबी होती है। कि अगर तो आप सिक्योरिटी पैराडाइम में रहते हैं तो सिक्योरिटी पैराडाइम में तो ज़ाहिर है टिट फॉर टैट चलता रहता है। अगर आप ये कहते हैं हिंदुस्तान का मसला क्या रहा है, हिंदुस्तान ने इन तमाम चीज़ों के अंदर हिस्सेदारी की है लेकिन बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी नहीं उठाई। हमने तो 30 लाख अफ़गान महाजरीन को उठाया है। हमारे पास तो रोज़ाना 1 लाख अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, जिसमें 99% के पास कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं, और सिर्फ 200 लोग उनको होस्ट किया है, हमने उनको जॉब्स दिए हैं। वो तो आप छोड़ दें, आप उस बात को जो आपने किया है। मैं तो आपको वो बता रही हूँ जो आज के वक्त रोज़ाना 1 लाख अफ़गान रोज़ाना पाकिस्तान में दाखिल होता है, जिसमें 99% के पास कोई कानूनी दस्तावेज़ नहीं, सिर्फ 200 लोग पाकिस्तानी वीज़ा लेके आते हैं। तो आप तो सिर्फ चाहते हैं कि आपकी सरहदें महफूज हों, हम उसके लिए इतने लोग आते हैं तो फिर कैसे होंगे? देखो हम कर रहे हैं। देखिए, जो आप बॉर्डर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है आपका, वो क्या है कि आप अपनी सरहदें महफूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप तजारत चाहते हैं, तजारत में हिस्सेदारी चाहते हैं, तो उसकी आप वाज़ेह शराइत रखेंगे। ये मुमकिन नहीं कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की बुनियाद के ऊपर ये काम जारी रहे। तीसरी बात ये कि आप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो सियासी मुस्तक़बिल है उसमें अमेरिका ये बात वाज़ेह करे कि अफ़गान आइन का क्या हिस्सा होगा, उसके तालिबान का क्या हिस्सा होगा, वो अमेरिका का मामला है। अमेरिका इस बात को वाज़ेह नहीं, पाकिस्तान उसमें फ़रीक नहीं है क्या? नहीं, क्यों सोलो एक रोल देना चाह रहे हैं? हम इसलिए फ़रीक नहीं है क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की नहीं है।
पाकिस्तान की जंग सिर्फ उस वक्त तक है जब तक कि अफ़गानिस्तान महफूज नहीं है या अफ़गानिस्तान के अमन के अंदर कोई बेहतरी नहीं है। हमने ये बात की कि हम आपके अमन के साथी हैं, हम आपकी जंग के साथी नहीं हैं। हम अफ़गानिस्तान के अंदर नर्दर्न अलायंस या शुमाली इत्तेहाद जो ईरान का हामी है या रूस का हामी है, हम उनके ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबल खड़े नहीं होना चाहते। नहीं, जो हम पहले करते रहे, ठीक है, जब अमेरिका चला गया पहली सर्द जंग के बाद, उसके बाद भी आप खड़े रहे, मतलब जो 12 साल थे वो आप खड़े रहे, लेकिन आपके पास उस वक्त कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि तालिबान जो है एक नेचुरल रेजिस्टेंस के तौर पे निकले महाजरीन के, उन मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ जो वहाँ मौजूद थे, और आपने उनको सपोर्ट किया। तीसरा मसला आपका ये है कि जो इस वक्त जो वहाँ आपके पास पश्तून पॉपुलेशन है वो आपकी सरहद के साथ मुंसलिक है। आप चाहते हैं कि उस पर आप चाहते हैं कि मंशियात के बारे में बातचीत की जाए, जो इस वक्त अफगानिस्तान में दुनिया में नहीं $89 बिलियन सालाना की मंशियात अफगानिस्तान से निकल रही हैं, जिसमें से 44% पाकिस्तान से गुजर रही हैं। आपकी आइंदा आने वाली नस्लें से अफेक्ट हो रही हैं। आप कौन से पाकिस्तान को महफूज करना चाहते हैं अगर आपकी आइंदा आने वाली नस्लें इस चीज़ में पड़ जाएँ? सो आपके लिए बहुत वाज़े तरजीहात हैं, बहुत वाज़े मफादात हैं, और आप उन मफादात पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस मफादात से बढ़कर क्या हम पाकिस्तानी खून देना चाहते हैं अफ़गानिस्तान को महफूज करने के लिए? नहीं, हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, 3.5 लाख जो अमेरिकन पिछले 15 सालों से बना रहे हैं। आपके पास एक बजट मौजूद है जिसके तहत आप अफ़गानिस्तान को महफूज करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ अफ़गानिस्तान में मिसिंग है वो ये है कि आप चाहते हैं कि इलाकाई ताकतें ये तमाम फैसले करें, लेकिन आप इसका कोई जवाब ना दें। तो ये मुमकिन नहीं है, और यही बात आपने अभी अमेरिका से कही है, और यही बात आपने वाज़े की अफ़गानिस्तान के साथ भी, कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान हिस्सेदारी करे, चाहते हैं कि 4 चीज़ें आगे बढ़ें, तो कुछ चीज़ों के ऊपर आपको निगोशिएट करना होगा। ठीक, टेररिज्म बीइंग फर्स्ट। ओके फाइन। डॉक्टर साहिबा, इमरान खान ने यमन और सऊदी अरब को लेकर सालिसी की बात की, ईरान के बीच में वो भी बात हुई, तो उसमें आप क्या समझती हैं कि इमरान खान कर सकते हैं उनके सालिसी का मसला, जो कि यमन में एक बड़ा कैटास्ट्रोफिक क्राइसिस चल रहा है? देखिए, यमन का क्राइसिस तो ऐसा क्राइसिस है जो हर मुसलमान के लिए बहुत तकलीफ दे तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये कोई और नहीं कर रहा, ये आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमने देख लिया, हम अफगानिस्तान के साथ रहे, जंगें इस तरह नहीं जीती जाती। आप 18 साल रहे, उससे पहले रूस 18 साल रहा, अमेरिका मिला के 30 साल, और आप अगर मिला लें तो 50 साल। तो आप रियासतों को महफूज नहीं कर सकते महज जंग के ऊपर, ठीक। तो उसके लिए आपको कुछ और इक़दाम करने होते हैं, और उन इक़दाम की बुनियाद के ऊपर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपने ये भी देखना है कि यमन के अंदर ये क्यों हो रहा है। आखिरकार यमन के अंदर ऐसी कौन सा बड़ा मसला खड़ा हो गया, उसकी बैनुल-अक़वामी अहमियत है। बैनुल-अक़वामी अहमियत बाबुल मंदब की वजह से, और बैनुल-अक़वामी अहमियत तेल की वजह से, जो अगर यमन के पास चला जाता है तो इस वक्त अमेरिका और चीन, जो जिबूती में चाइना भी अपनी वो बंदर बना रहा है, उस तरफ जिबूती में चाइना के पास भी, अमेरिका के पास, दोनों के पास है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बाबुल मंदब है। अब बाबुल मंदब जब तक गैर महफूज रहेगा तब तक आपके पास टास्क फोर्स 1540, देखें ये हकाइक हैं, आप क्योंकि हकाइक पूछ रहे हैं, हकाइक ये हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बतौर मुसलमान रियासत? देखें, आपने लोगों को रिलीफ देना आप पे लाजिम है। आप कैसे आएगा? आप जब बात देखिए, आप जब उनको बताते हैं कि जो कुछ जंगें हैं जो बैनुल-अक़वामी मारूज़ी हालात की वजह से हैं, आप उन मारूज़ी हालात के ऊपर उस पर रोशनी डालते हैं। आपने लीडरशिप को कन्विंस करना होता है कि ये जो चीज़ें आप जंग लड़ रहे हैं, ये जंग सीधी नहीं है, इस जंग के जो ताने बाने हैं वो कहीं और जा रहे हैं। और अगर सीरिया से कुछ भी नहीं सीखा इन लोगों ने मिडिल ईस्ट में, अगर सीरिया से सीख चाहते तो शायद अरब स्प्रिंग ना होता। अरब स्प्रिंग जो है वो इस बात की अक्कासी करता है कि बहुत सारी हमारा मसला हमारा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी जो हालात हैं वो हमेशा यकसा रहेंगे। हाँ। बैनुल-अक़वामी हालात, बैनुल-अक़वामी दोस्त कभी यकसा नहीं रहते। बिल्कुल। सीरिया का फ्यूचर और उसके बाद भारत, देखिए, सीरिया का फ्यूचर अभी तक तो महफूज रहेगा जब तक रूस और सीरिया का अलायंस है, हाँ, और असद है, लेकिन रूस ने कहा कि ये उनकी हद है, तो वो साथ खड़े हो गए, और वो रूस को यमन में भी आना चाहिए और रूस को इराक में भी जाना चाहिए। यमन में नहीं जाएगा क्योंकि रूस के लिए यमन अहम नहीं है। कोल्ड वार में रूस और यमन रहे इत्तेहादी नहीं, इत्तेहादी रहना एक और बात है। आपने एनर्जी पॉलिटिक्स को देखना है ना। एनर्जी पॉलिटिक्स कहाँ से है? रूस जो है उसके पास एक्सेस है यूरोप तक, रूस के पास एक्सेस है चीन तक, रूस के पास एक्सेस है सीरिया तक। रूस को ज़रूरत नहीं,
जो यमन को महफूज कर सकते हैं वो चीन है या अमेरिका, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपके पास आती हैं तमाम मुस्लिम रियासतें जिसमें पाकिस्तान, मिस्र, मिस्र, सऊदी अरेबिया और ओमान, ये रियासतें हैं जो रूस यमन को महफूज कर सकती हैं। लेकिन अब इनको महफूज करने के लिए सबसे बड़ा इसमें हिस्सेदारी ईरान की होगी। अगर खुद सऊदी अरब भी चाहे तो हो सकता है सर, महज सऊदी अरेबिया से नहीं होगा जब तक कि ईरान भी इसमें हिस्सेदारी नहीं लेके आता, क्योंकि इस वक्त मशरक़ वस्ता की ये जंग ईरान और सऊदी अरेबिया की यमन में लड़ी जा रही है। ओके फाइन मैम, इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में, इंडिया के इलेक्शन का फ्यूचर और इंडियन गवर्नमेंट का फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के मामले में रिएक्टिव रहता है, कभी असर्टिव नहीं हुआ। देखिए, इंडिया ने आपको बता दिया पुलवामा के बाद कि वो पाकिस्तान पे एक फ़ैसला कर चुके हैं, और फैसला ये है कि वो इलेक्शन की हद तक नहीं था। इलेक्शन की हद तक नहीं था, क्योंकि उसकी कुछ अस्करी हक़ाइक़ थे और अस्करी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ होते हैं आपकी बयानियों से, सियासी बयानियों से। इस वक्त अमेरिका की और जो अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो गठजोड़ है उसमें वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान इस इलाके में इलाकाई बरतरी हासिल करे, और इलाकाई बरतरी वो तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान इस बात पर आमादा ना हो कि हिंदुस्तान इस इलाके में सबसे बड़ी ताकत है। आप उस वक्त तक आमादा नहीं हो सकते जब तक कि आपके मसाइल हल नहीं होते, ठीक, क्योंकि आप बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ रहना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी, आप नहीं हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात की बुनियाद के ऊपर ना तो अपनी मंडियाँ खोल सकते हैं, ना अपनी उनको इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बड़ी रियासत हैं, आप एक रियासत हैं जिसका एक अपना मौक़िफ़ है, और आपके पास एक तारीख़ी पहलू है हिंदुस्तान के साथ, तो इतना आसान नहीं है। हम लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। हमने कहा कि मोदी अगर इलेक्शन पे जीत के आ जाते हैं तो कश्मीर पे बात हो सकती है। देखिए, बात तो आप हमेशा से करेंगे, लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, किस तरह से हो सकती है? बात तो आप हमेशा करेंगे, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त कश्मीर की जो मूवमेंट है वो जान पकड़ चुकी है, जो मुमकिन नहीं है किसी और ताकत के लिए उसको कम करना। इमरान खान अगर ये बात करते हैं कि मोदी बात कर सकते हैं तो वाई नॉट कांग्रेस? देखिए, क्योंकि हमेशा जो पार्टी उसको एक बयानिया का हिस्सा बनाती है वही बात कर सकती है, असूल तो यही है। तो आप होपफुल हैं इमरान खान को लेकर फ्यूचर में, चूँकि अभी हालिया बड़ा क्राइसिस हुआ तो लीडरशिप का मेरे ख्याल में बड़ा रोल होता है इस तरह की क्राइसिस मैनेजमेंट में, तो मेरे ख्याल से मैनेज किया इमरान खान ने इस क्राइसिस को? मेरे ख्याल से हमें कुछ और करना चाहिए था, इससे ज़्यादा हमें करना चाहिए था, क्योंकि जो हिंदुस्तान ने आपकी खिलाफ वर्जी की सरहदों की, हमने उनका मार गिराया, पायलट पकड़ लिया, लेकिन आप अक़वाम मुत्तहिदा तक नहीं गए। आपने ये बात नहीं कही अक़वाम मुत्तहिदा में कि हिंदुस्तान ने आपके ख़िलाफ़ एलानिया जंग किया, हमने उसको छोड़ भी दिया। हम रिएक्टिव क्यों रहते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। उसकी यही वजह है कि आप जब मुश्किल फ़ैसले आते हैं, आप चाहते हैं कि मुश्किल फ़ैसले हमारे वक्त से निकल जाएं, कोई और इसके ऊपर फ़ैसला करे। मसला ये है कि वो फ़ैसले आप ही ने करने हैं। अगर आप ये कहें कि मैं अभी ये सवाल नहीं करूँगा, ये सवाल मेरा दूसरा कोई कॉरेस्पॉन्डेंट करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है? ये सवाल आप ही नहीं करना है। हाँ, तो हमारा मसला ये है कि हमारी जो लीडरशिप्स हैं वो ये कहती हैं कि जो हमारा मसला है बस उसको आराम से बस निकल गए हैं, तो ठीक है, हम इस पर ज़्यादा मेहनत ना करें। जब आप ज़्यादा मेहनत ना करने की अप्रोच में पड़ जाते हैं तो ये एक मैच्योर एक्टिविटी थी कि पाकिस्तान ने बड़ा उसको, दुनिया ने उसको सराहा, इवन इंडिया के कुछ लोगों ने इंटेलेक्चुअल्स ने उसको सराहा कि पाकिस्तान ने बड़ा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने जो जिम्मेदाराना तमाम तर पॉलिसी थी, आपने अक़वाम मुत्तहिदा तक क्यों नहीं गए? हिंदुस्तान ने तो आपके ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपके ख़िलाफ़ एक बैन अक़वामी तौर पे आपका केस रजिस्टर करवाया आपके ख़िलाफ़। आप अभी JEM के ऊपर जवाब दे रहे हैं, आपके ऊपर FATF के ऊपर जवाब दे रहे हैं। आपने इन तमाम बैन अक़वामी इदारों के अंदर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो मफादात हैं और जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपने वो कलमबंद करने हैं। अगर आप वो कलमबंद नहीं करेंगे तो तारीख़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। एंड देन इट इज़ ऑलवेज़ द विक्टर्स हिस्ट्री। तारीख़ हमेशा जो है फातिह लिखते हैं, ठीक है? अगर आपने ये काम नहीं किया, जब आप एक जंग जीत के आप एक सिचुएशन क्राइसिस के अंदर एक फातिह के तौर पे बाहर निकल आए, तो आप वो अपनी तारीख़ कलम में यही काफ़ी नहीं था, ये इससे ज़्यादा हो सकता। देखिए, काफ़ी नहीं, देखिए ये बात ये है कि आपने कुछ सख्त फैसले, कुछ सही फैसले। अब ज़ाहिर इकॉनमी का ये मसला है, हमारी इकॉनमी के साथ इकॉनमी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। आप एक जंग आयद की कैसे नहीं है? देखिए, आप एक जंग आयद की गई, जब आप एक जंग आयद की गई, ऑलरेडी हम एक जंग से आज तक नहीं निकल सके, हमने अपने आप एक जंग आयद की गई ना, जो पुलवामा के ऊपर एक एलानिया जंग था, उनके जहाज अंदर आए, उन्होंने एक बम गिराया, हमने किया उसको, प्रॉपर रिटेलिएट किया। देखिए, आपने रिटेलिएट किया एक अस्करी तौर पे, आपने पॉलिटिकल फ्रंट पे नहीं, आपने मिलिट्री फ्रंट पे उसका जवाब दिया, आपने सियासी तौर पे उसका जवाब दिया। जो चीज़ नहीं बनती है, जो आपको करनी चाहिए थी, वो बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर आपको बताना चाहिए था कि आपके ख़िलाफ़ ये खिलाफ वर्जी की गई।
क्योंकि जब तक आप बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर नहीं बताते हैं, आप मीडिया ने तो ये जंग ऐसे ही खत्म हुई जा रही है, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स से उनके कहने पे ही खत्म हुआ, तो कहने के ऊपर नहीं। देखिए सुनना एक और बात है, तो उसकी इनसाइड क्या है? इनसाइड यही है कि जब तक आप अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं जाते हैं, एक बैनुल अक़वामी अदारा है ना, एक बैनुल अक़वामी फ़ोरम है, उस फोरम के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैसले रियासतों के दरमियान तय पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आपको कुछ चीज़ें असूली तौर के ऊपर कलम बंद करनी चाहिए, जिसमें ये कहना कि आपके ख़िलाफ़ एक एलानिया जंग हुआ, ये आपका हक बनता था, ये आपको कहना चाहिए, और ये तारीख के तौर के ऊपर आपको कलम बंद करना चाहिए। आपने उसके ऊपर नहीं किया क्योंकि आपका ख्याल था कि मीडिया के ज़रिए आपने वो तमाम चीज़ें हासिल की। मीडिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मीडिया ने वो काम किया, पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन जो आपकी कामयाबी है सफारती महज पे वो होनी चाहिए, इंटरनेशनल एंगेजमेंट। देखिए आप कश्मीर के ऊपर आज दिन तक क्यों खड़े हैं? क्योंकि किसी ने 1949 के अंदर 49 में वो आपके लिए कलम बंद की, जो आज तक उस पे आप खड़े हैं। एक दस्तावेज, एक मुआहिदा है, जाहिर है। देखिए एक दस्तावेज भी नहीं, एक रेजोल्यूशन। देखिए उन लोगों ने वो जो मेहनत की, उस मेहनत की वजह से आज आपके पास एक हक है। हमारा मसला यही है, ये सिर्फ इस इशू के अंदर नहीं है। हम मेहनत करते हैं, हम हिम्मत दिखाते हैं, हम बहुत सारे एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की बात नहीं है। हम 80% पे जाके 20% छोड़ देते हैं कि कोई और आके करे। वो 20% भी आपने नहीं करना है। आप किसी भी काम को उसके हतमी जो है ना तक लेके जाना चाहिए, यू हैव टू कंप्लीट इट, हतमी नतीजे तक लेके जाना है। क्योंकि जब तक आप हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचते हैं तो आपकी जो कामयाबियाँ हैं वो स्लाइड बैक करते हैं। आपने सर्द जंग में रूस को तोड़ा, आखिरी वक्त तक खड़े रहे नहीं, आपने रूस को तोड़ा, आपने सेंट्रल एशिया के इतने ममालिक को आज़ाद करवाया, आपने अमेरिका को सुपर पावर बना दिया, आपने ये तमाम चीज़ें क्या कलम बंद की? जब वो चीज़ें वापस गई, आपने अपनी तारीख से क्या सीखा? अल्लाह ने आपको कितने मौके दिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जहाँ बैनुल अक़वामी तौर पे बैनुल अक़वामी ताकतों को आपकी ज़रूरत पड़ी बतौर रियासत, आपने उन तमाम मौक़ों के अंदर कितनी ज़बरदस्त बात की आपने ये वैसे। और आपने उसके अंदर क्या किया? हमारा मसला इस वक्त ये नहीं है कि आपकी लीडरशिप नहीं है, आपके लोग नहीं हैं, आपके पास चीज़ें नहीं, आपके पास वो तमाम चीज़ें हैं। अल्लाह ने आपको वो तमाम चीज़ें दी, सलाहियत भी है, अहमियत भी है, और आपके पास सब कुछ है, हिकमत भी है। जो चीज़ आपके पास नहीं मौजूद वो ये है कि जिद्दत और जद्दोजहद। जब तक आप अपनी इन चीज़ों को जदीद खतूत पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप कलम बंद नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आपकी हर कामयाबी आपको एक पसपाई की तरफ लेके जाएगी उसके बाद, क्योंकि आपने उन अपनी कामयाबियों, अपनी फ़तह को उस तरह कलम बंद नहीं किया जिसका हक बनता है। ये आपके तमाम पढ़े लिखे पाकिस्तानियों, तमाम लोगों के लिए जो इसमें मौजूद हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए जो आगाही रखते हैं कि आप ये काम करें, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते हैं, जंग दुनिया में हमेशा असूलों की होती है, चाहे वो अंदरूनी महाज के लिए हो या बैरूनी महाज के लिए हो। आप असूलों के ऊपर कुछ फ़ैसले करते हैं, और वो असूली फ़ैसले आप इसलिए करते हैं कि आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज रहे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हाल यही होगा जो आज है। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्गों ने शायद वो मुआहिदे नहीं किए, रियासत के उन पहले लोगों ने शायद उस तरह से रियासत को जिस तरह से आलमी क़ुव्वतों के हक़ में इस्तेमाल किया, शायद उन आलमी क़ुव्वतों से वो फ़वाइद हासिल नहीं किए जिसका डॉक्टर साहिबा ने इशारा किया। हमारी तरफ से यही कुछ, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।